1922 एक 15 साल का लड़का जापान की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो में आया। ये लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो अकेला था। इसके साथ इसके माँ बाप ना थे और इसका कोई दोस्त भी साथ नहीं था और ना ही इसके साथ इसका कोई भाई था और वो टोक्यो में किसी को जानता भी नहीं था। तो ये स्टोरी है जापान के करीब एक लड़के की जिसने खुद को ज़ीरो से हीरो और खुद को करोड़पति से करोड़पति बनाया। वो दिन 17 नवंबर 1906 का था और जापान के अंदर बहुत सख्त सर्दी पड़ रही थी। एक छोटे से गांव में जिसका नाम टेनरियो शिजुका था, वहाँ सेचरो हुंडा पैदा हुआ। अब इससे पहले कि आप स्टोरी में खो जाएं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, इस लड़के का पूरा नाम सेचरियो हुंडा है, लेकिन ये पूरी स्टोरी में आपको हुंडा के नाम से सुनाऊंगा। हुंडा के वालिद का नाम था गिही हुंडा और इनकी मदर का नाम था मिका हुंडा। हुंडा की अम्मी अबू का ही ड्रीम था कि इनका बेटा एक अच्छे स्कूल के अंदर स्टडी करे और फिर एक बड़ा आदमी बने। अब घर के अंदर इतने पैसे नहीं थे, ऐसे हालात नहीं थे कि हुंडा कहीं अच्छे स्कूल में जाकर एडमिशन ले सके और अपनी तालीम पूरी कर सके, क्योंकि हुंडा के फादर बहुत गरीब आदमी थे। वो एक लोहार थे और वो साइकिल भी ठीक करते थे और हुंडा की जो वालदा थी वो एक व्यूअर थी। अब जैसे तैसे करके हुंडा की वालदा और उसके वालिद ने इसे एक स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया दिया। अब हुंडा हर रोज़ स्कूल जाता था लेकिन इसका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। अब सिंपल सी बात है, जब हुंडा नहीं पढ़ेगा तो इसके मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो हुंडा के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने लगे। अब जापान में एक रूल है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम दें तो आपको अपनी जो मार्क शीट होती है वो अपने घर लेकर जानी पड़ती है। तो आपके घर वाले उस शीट पर एक स्टैंप लगाकर स्कूल में भेजते हैं, तो वो एक एविडेंस होता है कि स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट दिखाया है। अब टीचर ने हुंडा को भी मार्क शीट दी, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हुंडा के मार्क्स बहुत बुरे आए थे और वो फेल हो गया था। अब हुंडा ने सोचा कि अगर ये मार्क शीट जाकर मैं अपने वालिद और वालदा को दिखाऊंगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे, हो सकता है मुझे मार भी पड़े, तो ये मार्कशीट मैं अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जो स्टैंप लगानी थी वो कहाँ से लगानी थी। अब यहाँ पर हुंडा ने एक जुगाड़ लगाया। उसने बाईसाइकिल का पैडल उतार के इससे एक रबर वाली स्टैंप बनाई और अपनी जो मार्कशीट थी उस पर स्टैंप लगा दी और अगले दिन जाकर वो मार्कशीट अपने टीचर को दे दी। अब टीचर जो थे वो हुंडा की इस टेक्निक को ना पकड़ सके, लेकिन कुछ टाइम के बाद हुंडा पकड़ा गया, क्योंकि एक तो वो अपनी शीट पर स्टैंप लगाता था और साथ में जो उसके दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, इनकी मार्क शीट पर भी वो स्टैंप लगाता था। अब जब टीचर्स ने ये देखा कि सभी स्टैंप जो है वो सारी मार्कशीट पर सेम आ रही हैं, इनको शक पड़ गया और वहाँ से हुंडा पकड़ा गया। और ये बात जब हुंडा के वालिद को पता चली तो इसको बहुत गुस्सा आया। उसने हुंडा को बोला, एक तो ये पढ़ता नहीं है, ऊपर से ये 2 नंबरी भी करता है। तो हुंडा के फादर ने हुंडा को एक पनिशमेंट दी। हुंडा ने पूरा दिन घुटनों के बल बैठना है और उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। अब दिन जो थे वो गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन जब हुंडा 8 साल का हो चुका था तो इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई गई। इसने अपनी लाइफ के अंदर ये आवाज़ पहली मर्तबा सुनी थी। इसने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो वो इस आवाज़ के पीछे भागने लगा। जैसे ही वो इस आवाज़ के करीब पहुंचा तो इसने अपने सामने एक अजीब सी मशीन देखी। ये मशीन 4 टायरों पर मुश्तमिल थी, जो कि एक कार थी। इस कार का नाम था फोर्ड मॉडल टी। हुंडा ने ये बात अपने इंटरव्यू के अंदर बताई थी कि इस गाड़ी के ऑयल की जो स्मेल थी वो आज भी इसको महसूस होती है। वो गाड़ी के ऑयल की स्मेल इसे ऐसी लगती थी जैसे कोई परफ्यूम हो। जब वो गाड़ी इनके गांव से निकलने लगी तो हुंडा जो था इस गाड़ी का पीछा करने लगा, यहाँ तक वो जो गाड़ी थी इसके आंखों से दूर हो गई। इस दिन के बाद हुंडा की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो पूरा दिन इस कार के बारे में सोचता रहता कि वो कार क्या थी, इसे किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, क्या वो दोबारा उसे मिलेगी, इस कार को दोबारा देख पाएगा। पूरा दिन हुंडा के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन चलते रहते थे। इधर हुंडा के जो वालिद थे इनको ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि हुंडा पढ़ने वालों में से नहीं है। इनका बेटा स्कूल तो बस नाम के लिए जाता है, अगर जाता भी है तो कोई बहाना बनाकर घर वापस आ जाता है और जैसे ही घर आता है तो भागकर अपने वालिद के पास आ जाता है और पूरा दिन अपने वालिद की शॉप पर इसमें जो बाईसाइकिल्स पड़ी हुई हैं इनको खोलता रहता है और चेक करता रहता है। अब हुंडा अपने वालिद का सिर्फ एक ही बेटा था। इनके माँ बाप का हुंडा के पहले ही 5 भाई
थे, इनकी एक मेडिकल इशू की वजह से डेथ हो गई थी। तो हुंडा के वालिद जो थे वो हुंडा को कुछ भी नहीं कहते थे। अब हुंडा पूरा दिन ये बात सोचता रहता था कि वो किस तरीके से इस कार तक पहुंचेगा। एक दिन अचानक हुंडा की नज़र एक न्यूज़पेपर की एड पर पड़ी। ये एड अटचकाई कंपनी का था, जो कि टोक्यो सिटी की सबसे मोस्ट फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी थी। अब हुंडा के माइंड के अंदर एक आइडिया आया, क्यों ना वो जॉब के लिए इस कंपनी के अंदर अप्लाई करे। अगर इसकी जॉब लग गई तो वो टोक्यो चला जाएगा। हो सकता है जो कार इसने देखी थी, जो कार वो देखना चाहता है, वो इसे टोक्यो के अंदर मिल जाए। तो हुंडा ने अटचकाई कंपनी को एक जॉब लेटर लिखा और किस्मत से हुंडा का लेटर जो था वो एक्सेप्ट हो गया। अटचकाई कंपनी में हुंडा को जॉब मिल गई। एक 15 साल का लड़का जो कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला, वो फर्स्ट टाइम जापान की सबसे बड़ी सिटी में जा रहा है। वो कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं रहा था, इसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो अपनी स्कूल लाइफ भी पूरी नहीं कर पाया। वो ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहा था और वो था इसका ड्रीम। तो हुंडा अपने घर से अकेला निकल पड़ा। इसके माइंड के अंदर बहुत सी सवालात चल रहे थे कि क्या वो अपना ड्रीम पूरा कर पाएगा, कुछ बुरा ना हो जाए इसके साथ। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ करने के लिए पहले घर से निकलना पड़ता है। अब हुंडा अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा है, क्योंकि टोक्यो शहर में लोगों की लाइफ हुंडा के गाँव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। यहाँ पर लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लोग ऐसे ऐसे खाने खा रहे थे जो हुंडा ने कभी अपनी लाइफ के अंदर भी नहीं देखे थे। अब हुंडा की जो आंखें थी वो कार ढूंढ रही थी, लेकिन हुंडा को वहाँ पर एक कार की बजाय बहुत सी कारें मिल गईं। हुंडा जब इस शॉप ओनर के पास पहुंचा जहाँ पर इसे जॉब मिली थी, शॉप ओनर का नाम था जूजू। जूजू ने हुंडा को बोला कि बेटा आपके लिए काम रेडी है, आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे पूरे दिन के अंदर। मेरा काम, आपने मेरी पूरी शॉप जो है वो उसे साफ करना है, और सेकंड आपका काम है कि आपने मेरा एक छोटा बेटा है उसकी देखभाल करनी है। अब ये बात सुनकर हुंडा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो कुछ और सोचकर आया था कि वो काम सीखेगा, कार्स देखेगा और इनको ठीक करेगा कि जो कार है वो किस तरह चलती हैं, कैसे बनती हैं। इसके माइंड के अंदर ये सारे सवाल थे। वो सिर्फ कार को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इसे एक ऐसा काम मिल रहा था जो इसके ड्रीम से बहुत दूर था। अब एक बार तो हुंडा का दिल किया कि वो सब छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस चला जाए, लेकिन वो घर किस तरह जाता, इसके पास ना पैसे थे। अगर वो घर वापस चला भी जाता, जो इसके पेरेंट्स थे वो और ज्यादा परेशान हो जाते। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब शॉप पर काम करते करते हुंडा के दिन गुजरने लगे। कुछ महीनों के बाद शॉप पर जो वर्क लोड था वो ज्यादा हो गया, तो यूजू ने हुंडा को बुलाया और उसे बोला कि आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे। जैसे ही हुंडा ने यह बात सुनी तो हुंडा बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब हुंडा पूरा दिन यूजू के साथ इस शॉप में काम करता था। यूजू ने हुंडा के अंदर एक बात नोटिस की, ये जो लड़का है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। मशीनरी को लेकर बाकी जितने भी लड़के काम करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये लड़का ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इसे ये काम करने में मजा आता है। अभी इसकी एज बहुत कम है, अगर इसको मैं एक ऐसा काम सिखाऊं तो ये लड़का बड़ा होकर कुछ ऐसा कर सकता है कि किसी ने तवक्को भी ना की होगी। अब हुंडा को मशीनरी के बारे में तो ये पता था कि मशीन को खोला और जोड़ा कैसे जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन वो एक चीज़ नहीं जानता था और वो था बिजनेस, कि किस तरह एक कंपनी खड़ी की जाती है और $1 बिलियन का बिजनेस किया जाता है। तो यूजू के पास जितना भी एक्सपीरियंस, इल्म था, जितना भी नॉलेज था बिजनेस का, वो सारा का सारा उसने हुंडा को सिखा दिया। हुंडा ने यूजू के पास 6 साल तक काम किया। इन 6 सालों के अंदर वो अपनी फील्ड के अंदर बिल्कुल मास्टर बन गया था। इसको अब बिजनेस भी आ गया था और बाकी ऑटो रिपेयरिंग का काम तो वो पहले से ही जानता था। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे कार जो थी वो ज़्यादा फेमस नहीं थी। जिस तरीके से आज आप देखते हैं हर तरफ आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, इस टाइम पर इतनी कार ज़्यादा फेमस नहीं होती थी। इस टाइम पे सिर्फ इन लोगों के पास कार होती थी जिनके पास ज़्यादा पैसा था। अगर इस टाइम के सबसे बड़े ब्रांड की बात करूँ तो वो फोर्ड थी। इस टाइम पे जापान के अंदर मोटरसाइकिल जो थी ये बहुत ज़्यादा बनते थे, लाइक मर्सिडीज, टेमल और लिंक कॉलर मोटरसाइकिल्स। ये 3 ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस थे जापान के अंदर इस टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुंडा यूजू के पास 6 साल रहा और वहाँ पर इसने बिजनेस भी सीख लिया था और जो ऑटो रिपेयरिंग का काम था वो भी सीख लिया था। लेकिन इसके अलावा भी हुंडा ने बहुत सी चीज़ें सीखी थी। वो चीज़ें क्या थी? वो थी कार रेसिंग। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी मूवीज़ देखी होंगी तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे। जो पार्ट 3 था फास्ट एंड फ्यूरियस का वो जापान के अंदर था। अगर अभी भी जाकर आप गूगल पर सर्च करोगे तो टॉप 5 कंट्रीज़ वो जो कार रेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन टॉप 5 कंट्रीज़ में आपको जापान का नाम भी देखने को मिलेगा। 1924 के अंदर जापान में कार रेसिंग की बहुत बड़ी चैंपियनशिप हुई और इस रेसिंग में
हुंडा ने पार्टिसिपेट किया। यूजर ने अपने वर्कर के साथ मिलकर एक कार बनाई। इस कार का नाम था डेमलर बिल्टो और इस कार के अंदर सेकंड हैंड इंजन यूज किया गया था। उन्होंने कार का एक और मॉडल भी बनाया था जिसका नाम था कार टेस्ट। 1924 में इस कार ने, जिसको जुजू और हुंडा ने बनाया था, इस कार ने जापान की सबसे बड़ी रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया और इस कार को जो ड्राइवर था, जो कि हुंडा का भाई था, और यूजू की बनाई हुई कार इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन लेकर आई थी। 1924 अब हुंडा 17 साल का हो चुका था। अब इसका इंटरेस्ट जो था वो कार रेसिंग के अंदर भी आ गया। 1926 में हुंडा की जो घर के हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो हुंडा ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम को छोड़ेगा और वापस अपने घर जाएगा और मिलिट्री ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हुंडा मिलिट्री भी ज्वाइन ना कर पाया क्योंकि वो मेडिकली तौर पर फिट ना था। इसको करल ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, तो हुंडा दोबारा वापस जूरो के पास चला गया और वहां पर दोबारा जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। 1928 अब हुंडा 21 साल का हो चुका था। अब ये यूजू के माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि इसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, तो वो यूजू ने अपने बिजनेस की एक ब्रांच हमामा सासू में ओपन की। हुंडा का जो गांव था वो इसके बहुत ज़्यादा करीब था। यूजू ने डिसाइड किया कि वो हुंडा को वहाँ पर भेजेगा, तो हुंडा वो पूरी की पूरी ब्रांच को जाकर संभालेगा। 1928 में हुंडा 6 साल के बाद अपने घर वापस आया, अपने पेरेंट्स से मिला। अब हुंडा की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतने सालों के बाद इनका बेटा घर आया था। जब वो गांव से गया था तो वो सिर्फ महज 15 साल का लड़का था, लेकिन जब वापस आया तो वो 21 साल का मैच्योर लड़का बन चुका था। इसके बाद हुंडा की शादी कर दी गई। अब हुंडा का बस एक ही काम था कि जो यूजू ने इसकी जो ब्रांच ओपन करके दी थी इसके अंदर दिल लगाकर काम करे। हुंडा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो चाहता था कि इसका अपना नाम हो, इसका अपना रुतबा हो, इसकी अपनी कंपनी हो। वो कब तक ये ऑटो रिपेयर वाला काम करता रहेगा। अब यूजू ने हुंडा को ब्रांच ओपन करके दे दी थी, लेकिन वहां पर काम करवाने के लिए कोई नहीं आता था। इस शॉप में हुंडा अकेला था और इसके साथ एक वर्कर था। लोग हुंडा के पास काम करवाने के लिए इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इसकी एज बहुत कम थी। जो हुंडा की शॉप पर आता वो ये बात करके चला जाता कि यार ये तो 21 साल का लड़का है, इसे क्या पता होगा काम के बारे में। बाद में जब हुंडा ब्रांड बना तो इन्हीं लोगों ने हुंडा को सराहा। अब हुंडा ने 6 सालों के अंदर जो कुछ भी सीखा था बिजनेस के बारे में, वो सारा का सारा नॉलेज जो था अपनी बिजनेस पर लगा दिया और 1 साल के अंदर यूजू की इस ब्रांच को मुसलसल वक्त दिया और इसे कामयाब बना दिया। हुंडा ने अपना काम तो सिर्फ एक वर्कर के साथ शुरू किया था, लेकिन 1 साल के बाद हुंडा के पास तकरीबन 30 वर्कर थे। 1936 अब हुंडा की एज 30 साल की हो चुकी थी। वो शादी भी कर चुका था, इसकी जो ब्रांच थी वो भी सक्सेसफुल हो चुकी थी और वो कार रेसिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करता था। लेकिन पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि हुंडा का ड्रीम कुछ और था, वो कुछ भी कर रहा था। इस काम में इसका इंटरेस्ट तो था लेकिन इसका कोई नाम नहीं था, वो फेमस नहीं था। जब भी इसकी ब्रांच की बात की जाती तो वहाँ जुजू का नाम ही आता था क्योंकि इसने ब्रांच ओपन करके दी थी। 1936 में कार रेस हुई। इस रेस के अंदर हुंडा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। इस दिन के बाद हुंडा ने कभी भी कार रेस नहीं की। अपने एक इंटरव्यू के अंदर हुंडा ने इस कार रेस के बारे में ये बात बोली कि इसने कार ऐसे सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से छोड़ी थी, लेकिन हुंडा की वाइफ ने ये बात बोली कि हुंडा झूठ बोल रहा है, जबकि कार रेस के अंदर हुंडा का एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट के बाद हुंडा के वालिद ने हुंडा को एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, तो इसके बाद हुंडा ने कभी भी कार रेसिंग नहीं की। अब हुंडा 31 साल का हो चुका था। अब हुंडा ने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने ड्रीम पर काम करना चाहिए, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। जुजू के बिज़नेस के अंदर जितने भी इन्वेस्टर थे इनके साथ हुंडा ने बात की, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो, मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करता हूं। तो इन्वेस्टर्स ने हुंडा को बोला कि भाई जब काम अच्छा चल रहा है, अच्छा भला हम पैसा कमा रहे हैं, ब्रांच का क्या फ़ायदा। अब दिन के टाइम पर हुंडा जुजू की ब्रांच पर काम करता था और रात के टाइम पर अपनी कंपनी पर काम करता था। वो इसके बारे में सोचता था कि वो कैसा बिजनेस करेगा, किस तरीके से अपनी कंपनी को बड़ी बनाएगा। कुछ ही वक्त के बाद हुंडा ने अपनी कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी का नाम तो कई सीखी रखा गया। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि फ्यूल पिस्टन बनाती थी। अब हुंडा को प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि हुंडा के पास नॉलेज ही नहीं था, वो जिस फील्ड के अंदर घुस गया था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग का 0% नॉलेज था। तो हुंडा ने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। तो हुंडा ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और 2 साल दिन रात एक करके मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज लेता रहा। तो इसने यूजू की ब्रांच छोड़ दी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। हुंडा ने पिस्टन रिंग्स की 50 सैंपल टोयोटा कंपनी को भेजे। इन 50 सैंपल में से 47 सैंपल रिजेक्ट हो गए और सिर्फ 3 सैंपल एक्सेप्ट हुए।
हुंडा एक मरतबा फिर फेल हो गया। अगले 2 साल तक हुंडा ने जापान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। इसे अपनी फील्ड के बारे में जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा था वो ले रहा था। हुंडा ने इन 2 सालों के अंदर दिन रात एक करके अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना लिया। इसकी कंपनी के अंदर 2000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। अब हुंडा बड़ा खुश था, इसका ड्रीम पूरा हो गया था, इसकी कंपनी बन गई थी और वो जापान की सबसे बड़ी कंपनी थी कार्स और मोटरसाइकिल्स की। अब हुंडा की कंपनी जापान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वो कार्स और मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स बेचता था। आप सोच रहे होंगे कि हुंडा की कहानी ख़त्म हो गई, वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हुंडा की जो खुशी थी वो कुछ ही दिनों की थी। 1941 में जापान और चाइना का आपस में वार स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो गई। जापान की जितनी भी कंपनीज थी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली और इन कंपनीज के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज थे इन सब को मिलिट्री सर्विस के लिए भेज दिया। एक दिन एक प्लेन हुंडा की कंपनी के ऊपर से गुजरा और इसने बम नीचे फेंका और हुंडा की सालों की मेहनत को कुछ सेकंड में ख़त्म कर दिया। अब हुंडा के पास ना कंपनी थी ना वर्कर्स थे। अभी चाइना और जापान का वार ख़त्म हुआ ही था और वर्ल्ड वार 2 जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अगस्त 1945 को एटॉमिक बम फेंक दिया। अब 1945 में जापान का इकोनॉमिकली बिल्कुल डेड हो चुका था और हुंडा की लाइफ फिर वहीं आ गई थी जहां से उसने स्टार्ट लिया था। लेकिन हुंडा ने हिम्मत नहीं हारी। 1945 में ही हुंडा के पास कुछ पैसे थे जो इसने अपनी कंपनी से कमाए थे। इसने इन पैसों से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और इस इंस्टीट्यूट का नाम था हुंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1948 में हुंडा मोटर कंपनी बनी। हुंडा कंपनी लाइट मोटरसाइकिल्स बनाती थी जिनके अंदर छोटे इंजन लगे होते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती थी। 1959 तक हुंडा कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड की मोटरसाइकिल्स की लीडर बन चुकी थी। अभी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 चल रहा है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज कौन सी हैं तो आपको हुंडा कंपनी का नाम 8 नंबर पर मिलेगा। लेकिन अभी भी हुंडा का जो ख्वाब था वो अधूरा था। हुंडा असल में एक कार बनाना चाहता था, तो हुंडा ने और मेहनत की और वो कार बनाने में भी कामयाब हो गया। 2022 और 2023 के डाटा के मुताबिक हुंडा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 14.95 बिलियन येन और 2023 के आखिर में कंपनी की जो नेट इनकम थी वो है 77 बिलियन येन। 1973 में हुंडा ने अपनी कंपनी से रिटायर हो गया। अब इसकी कंपनी मोटरसाइकिल भी बनाती थी और इस साथ साथ कार भी बनाती है। अगस्त 1991 में लीवर फेलियर की वजह से हुंडा टोक्यो में वफात पा गया। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसने खुद को जीरो से हीरो और रोडपति से करोड़पति और एक छोटी सी ऑटो रिपेयरिंग शॉप मैकेनिक से खुद को किंग बनाया। आपने देखा कि अगर एक इंसान किसी काम को करने में दिन रात एक कर देता है तो वो इसमें एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर आप भी किसी काम में नाकाम हो रहे हैं तो आप नाकामी का रोना ना रोएं, क्योंकि आपने देखा है आपसे भी ज़्यादा नाकाम होने वाले लोग जो थे वो नाकामयाबी का रोना नहीं रोए। उन्होंने कामयाबी को अपने कदमों तक लाया और कामयाब हुए। आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।